क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक विचार में जनरल कार्ल वान क्लाज़ेविट्ज़, इनका युद्ध और राजनीति पर विचार। जिस चैप्टर में हम निम्न चैप्टरों के अंतर्गत इसको हम अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है परिचय, दूसरा नंबर है प्रमुख कथन, उसके बाद युद्ध पर क्लाज़ेविट्ज़ के विचार, युद्ध दर्पण या युद्ध का दार्शनिक स्वरूप, युद्ध में अधिकतम हिंसा का सिद्धांत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, युद्ध का वातावरण, युद्ध और राजनीति पर क्लाज़ेविट्ज़ के विचार, आक्रामक एवं प्रतिरक्षात्मक युद्ध पर विचार, स्ट्रैटेजिक एवं समरतांत्रिक विचार। अगला है क्लाज़ेविट्ज़ एवं जोमिनी के विचारों की तुलना। अर्थात ये जो है जो अंतिम है, इसमें इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें जो है जोमिनी जोमिनी है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए फिलहाल एक बार आपसे फिर कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, जनरल कार्ल वान क्लाज़ेविट्ज़ युद्ध और राजनीति पर विचार। सबसे पहले परिचय आप देख रहे हैं। इनका जन्म 1780 में प्रफा या जर्मनी में हुआ था। प्रफा जो है आप लोग कभी कभी लिखा पढ़ते भी होंगे, तो आप समझ लीजिए कि प्रफा जो है ये जर्मनी का पुराना नाम है। ठीक है, पहले का प्रशा, आज का जर्मनी है। ठीक, इनकी मृत्यु हुई थी 1831 में। जर्मन सेना का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है इन्हें। ये युद्ध में अधिकतम हिंसा के सिद्धांत के समर्थक थे। पूर्ण युद्ध या समग्र युद्ध के समर्थक थे। नेपोलियन के समकालीन थे, अर्थात नेपोलियन के समय में ये थे। जैसे मानो युद्ध स्वयं व्याख्या कर रहा हो, क्योंकि नेपोलियन इसमें जो लिखा हुआ है कि मानो युद्ध स्वयं व्याख्या कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पर प्रयोगात्मक चरण ज़्यादा था। और ये खास करके नेपोलियन जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है, अपने जीवन में नेपोलियन ने लगभग बहुत सारे युद्ध किए। यूँ माना जाता है कि उसकी आधे से ज़्यादा लाइफ घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे बीत गई। ठीक है, और नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों में भाग लेते रहे क्लाज़ेविट्ज़। पुस्तक आनवार, इनकी पुस्तक का नाम है आनवार या ओम क्रीग या ओम क्राइज, कुछ भी कह लीजिए अंग्रेजी शब्द में। 8 भागों में ये विभाजित है। इसमें जो भाग है इसके ये है युद्ध की प्रकृति, युद्ध के सिद्धांत, स्ट्रैटेजी, युद्ध क्षेत्र, सैन्य शक्ति, सुरक्षा, आक्रमण, युद्ध योजना। इन 8 भागों में इनकी पुस्तक जो है विभाजित है। इनकी पुस्तक विभाजित है और क्लाज़ेविट्ज़ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मेरी वानी क्लाज़ेविट्ज़ ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराया था। अर्थात बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। ठीक है, प्रमुख कथन मित्रों, ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास करके कथन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, देख लीजिए इनके जो प्रमुख कथन हैं इस प्रकार हैं। हम युद्ध को एक स्वतंत्र रूप में नहीं ले सकते, वरन इसको राजनीतिक साधनों में से किसी एक साधन के रूप में लेना चाहिए। दूसरा कथन है माना युद्ध स्वयं व्याख्या कर रहा था। तीसरा है युद्ध वह हिंसात्मक कार्य है जिसमें शत्रु को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वह हमारी बात मान ले। भाई, शत्रु को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य किया जाना ही युद्ध है, जिसमें हिंसात्मक कार्य का प्रयोग होता है। युद्ध एक राजनैतिक कार्य है। 5वां नंबर है युद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत से नियंत्रित होते हैं। युद्ध का लगभग 3/4 भाग अनिश्चितता के बादल से ढका रहता है। 6वां नंबर है हम उन जनरलों के विषय में सुनना पसंद नहीं करते जिन्होंने बिना रक्त बहाए युद्ध में विजय प्राप्त की है। अगला नंबर है साहसी सेना या मनोबल तलवार की धार होती है। मित्रों, एक इसमें कथन इनको भी याद आ गया। जैसे इन्होंने कहा था कि यदि शारीरिक शक्ति तलवार की मूठ होती है तो मनोबल तलवार की धार होती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर में इन्होंने कहा है युद्ध में संयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। 9वां नंबर, यद्यपि युद्ध में प्रत्येक कार्य देखने में सरल लगता है, किंतु अधिकांश सरल कार्य ही जटिल एवं कठिन रूप धारण कर लेते हैं। अगला नंबर है सामरिकी संग्राम में सैन्य शक्ति के प्रयोग की कला का नाम है। 11 नंबर, अब सीमित युद्धों का युग समाप्त हो गया है तथा भविष्य में आने वाले युद्ध संपूर्ण होंगे। अगला नंबर, यौद्धिक संक्रिया में सशस्त्र संघर्ष और परिणाम का वही महत्व है जो व्यापार और नकद भुगतान का।
अगला नंबर, युद्ध की प्रकृति ही ऐसी है कि वह सभी सैन्य बलों के संकेंद्रण को रोकती है। अगला नंबर, सेनाओं का संकेंद्रण करने के अतिरिक्त कूट योजना का और कोई महत्वपूर्ण और सर्वाधिक सरल उपाय नहीं है। अगला नंबर है, युद्ध करने का तात्पर्य हमेशा आक्रमण करना या आक्रामक रहना होता है। भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति जिसे कहते हैं, तलवार की मूठ होती है तो मनोबल तलवार की धार होती है, इसको हम बीच में भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए युद्ध पर क्लाज़ेविट्ज़ के विचार। चलिए इसको हम देख लेते हैं। युद्ध राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन होता है, ऐसा क्लाज़ेविट्ज़ ने भी कहा है, और ऐसा ही जो है आचार्य कौटिल्य ने भी कहा था। युद्ध राष्ट्र की यानी साम दाम भेद दंड में अंतिम साधन इन्होंने दंड को दिया था। दंड का मतलब ये युद्ध। ठीक है, युद्ध का कारण दो राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों का टकराव होता है। सीधी सी बात है, ज्यादातर युद्ध जो है राष्ट्रीय हितों के टकराव से ही होता रहा है। युद्ध के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। युद्ध दो राज्यों के मध्य होता है जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय नीतियों को क्रियान्वित करना। राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति का उपाय होता है युद्ध। युद्ध अंतिम साधन होता है और युद्ध एक हिंसात्मक साधन होता है। युद्ध के तत्व में ये 5 तत्व प्रमुख माने जाते हैं जो कि क्लाज़ेविट्ज़ ने माना है। आगे इन्होंने युद्ध पर खुद कहा है, युद्ध ना तो एक वैज्ञानिक क्रीड़ा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, बल्कि युद्ध वास्तव में एक हिंसात्मक कार्य है जिसमें दया और नरमी का कोई स्थान नहीं है। ठीक, आगे इन्होंने फिर कहा है, शत्रु को निशस्त्र करने अथवा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भयंकर रक्तपात के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। एक प्रकार से इन्होंने युद्ध में अधिकतम हिंसा का सिद्धांत, इनका विचार था कि युद्ध में भयानक रक्तपात करके जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए, या रक्तपात के द्वारा ही अपने उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं। इन्होंने रक्तपात या हिंसा को बहुत वरीयता दी है युद्ध के लिए। हालांकि इसमें इनका दोष नहीं है। उस समय जो है जो नेपोलियन का काल था उसमें भयंकर रक्तपात होता ही था, क्योंकि नेपोलियन के काल में बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग होना शुरू हो गया था। नेपोलियन खुद भी सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता था, जिसमें उसने संपूर्ण राज्य की सेना में भागीदारी निश्चित करती। उसने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी युद्ध का एक अंग बना दिया था। ठीक है, सबको युद्ध में कार्य निश्चित कर दिया था। ठीक, चलिए क्लाज़ेविट्ज़ ने नेपोलियन की युद्धों की व्याख्या करते हुए संपूर्ण युद्ध का समर्थन किया और ये भी कहा कि विजय प्राप्त के लिए शत्रु का पूर्ण विनाश आवश्यक है। युद्ध भावना प्रधान होता है। आगे इन्होंने फिर कहा है, युद्ध अपने आदर्श रूप में समग्र होता है, इसमें अधिकतम हिंसा होती है। अगला है, युद्ध का वास्तविक स्वरूप प्रमुख तत्वों से प्रभावित होते हैं, जिसमें प्रमुख होते हैं शारीरिक श्रम, खतरा, कोहरा, घर्षण, भाग्य एवं संयोग। आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। वास्तविक युद्धों में अधिकतम हिंसा नहीं होती क्योंकि यह निम्न प्रमुख तत्वों से प्रभावित होता है। पहला नंबर, हिंसा राजनीतिक उद्देश्यों के अनुपात में होती है। राजनीतिक उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होगा हिंसा उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात हम उसके लिए विजय के लिए उतना ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, और जितना ज़्यादा हमारे लिए विजय का आवश्यक होगी हिंसा उतनी ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अगला है, युद्ध का निर्णय एक मुहिम से नहीं हो पाता। एक पक्ष दूसरे पक्ष की संपूर्ण शक्ति से अवगत नहीं होता। ठीक, अगला है, राजनीति साध्य है और युद्ध उसका साधन है। युद्ध में मनोवैज्ञानिक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सुरक्षात्मक स्ट्रैटेजी में अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है। भाई, सुरक्षात्मक स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि अगर आप सुरक्षित रहकर युद्ध करेंगे तो आप बहुत कुछ आपका हिंसा से बच जाएंगे, बहुत कुछ आप खोने से बच जाएंगे। आक्रमण गुरुत्व केंद्रों पर होना चाहिए, अर्थात जहाँ पर केंद्रित शक्ति हो वहाँ पर होना चाहिए। जैसे मुख्यालय हो गया, यानी जहाँ से आदेश मिलता हो, जहाँ से नियंत्रण होता हो, कम्युनिकेशन और संचार होता हो, ये सब चीज़ें। जैसे मुख्यालय हो गया, मुख्य सहायक सेना एवं जन असंतोष का केंद्र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मित्रों इतना तो आपको समझ में आया ही होगा।
अब आगे जो है ये लंबा ना हो जाए, इसके लिए जो है हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। युद्ध दर्शन या युद्ध का दार्शनिक स्वरूप। जैसे इन्होंने क्लाडविट्ज के युद्ध दर्शन को इस प्रकार हमने लिखा है। युद्ध का उद्देश्य राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। युद्ध अंतिम साधन होता है। युद्ध दो राष्ट्रों के द्वंद्व अर्थात हितों का टकराव का परिणाम होता है। युद्ध का संबंध दो सेनाओं से नहीं, दो राष्ट्रों के बीच होता है। क्लाडविट्ज पूर्ण युद्ध का समर्थक रहा। क्लाडविट्ज युद्ध में अधिकतम या चरम हिंसा का समर्थक था। पुश टू द अटमोस्ट, ये अक्सर जो है पूछा जाता है कि पुश टू द अटमोस्ट किसका सिद्धांत था, तो ये जो है क्लाडविट्ज का सिद्धांत था। इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है चरम पर पहुंचाना, अर्थात क्लाडविट्ज के विचार से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध में हिंसा को चरम तक पहुंचाया जाना चाहिए। युद्ध एक राजनैतिक कार्य है, ये सही है, लेकिन वर्तमान नाभिकीय युग में इनके अधिकतम हिंसा संबंधी विचार आज के समय में हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि अब यो है बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं हो पाती है। कहीं कहीं पर कोई क्रूर राजा, अगर क्रूर राज्य हो गया तो हिंसा हो सकती है, नहीं तो बिल्कुल हिंसा नहीं हो पाती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया है, मानवाधिकार संगठन वगैरह बन गए हैं, इसलिए जो है ये लोग हिंसा को रोकते हैं। चलिए, आज के समय की जो स्थिति है, युद्ध एक राजनीतिक कार्य है, ये तो सही है, लेकिन वर्तमान नाभिकीय युग में इनके अधिकतम हिंसा संबंधी विचार अप्रासंगिक नहीं रह गए हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच पूर्ण युद्ध संभव नहीं है और न ही हिंसा के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वियतनाम युद्ध में अमेरिका 42 लाख वियतनामियों की हत्या करके भी विजय प्राप्त नहीं कर सका और न ही नाटो सेना अफगानिस्तान में तालिबान पर नियंत्रण रख पाई। क्लाडविट्ज का मानना था कि युद्ध को अब तक नहीं समझा जा सकता, युद्ध को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि युद्ध के संपूर्ण स्वरूप को समझ ना लिया जाए, क्योंकि युद्ध के समय परिस्थितियां बदलती हैं, युद्ध के संदर्भ में प्रमुख तत्व भी गलत साबित हो सकते हैं। क्लाडविट्ज युद्ध के वातावरण में कुछ अमूर्त तत्वों, भाग्य एवं संयोग, खतरा, अनिश्चितता, शारीरिक श्रम या थकान, घर्षण आदि को प्रमुख स्थान उन्होंने दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको युद्ध के वातावरण में इन तत्वों का अध्ययन हम थोड़ा सा करेंगे कि युद्ध ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनसे युद्ध प्रभावित होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा। तो ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में, अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।